बार फिर से मैं हूं बीरेन सिंह और सत्ता के गलियारों की हलचल कानाफूसी पर आधारित इस खास कार्यक्रम में तो चलिए शुरू करते हैं इस बार का पावर सेंटर। सत्ताधारी दलों को परेशान करने के लिए, उनकी आलोचना करने के लिए पहले पर्चे बांटे जाते थे, पोस्टर, ये सब बहुत कारगर हथियार माने गए हैं। और ये आज से नहीं, आज़ादी के ज़माने से रहे हैं और हर समय में इनका उपयोग हुआ है। बीजेपी भी जब विपक्ष में होती थी तो वो भी काफ़ी इन पोस्टरों का इस्तेमाल करती थी। अब बीजेपी के खिलाफ भी एक तरह से पोस्टर वार चल रहा है। यूपी सरकार के इस पोस्टर वार में बेटियों का मसला और ब्राह्मणों के उत्पीड़न का मसला ये थोड़ा ज़्यादा तूल पकड़े हुए है। सबसे पहले आईपी सिंह ने, जो सपा के नेता हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री आवास के बगल लोहिया पथ पे बड़े बड़े होर्डिंग लगवा दिए जिसमें कुलदीप सेंगर और चिन्मयानंद से बेटियों को सावधान रहने की उन्होंने अपील की थी। उसके बाद जब 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला आया तो फिर लखनऊ में पोस्टर लगे और सरकार की बड़ी किरकिरी हुई। अब ताज़ा मामला फिर दारुल सफा पर समाजवादी छात्र सभा के एक नेता ने पोस्टर लगाकर सरकार की आलोचना की है। उसमें ब्राह्मणों को उत्पीड़न दिखाया गया है, उसमें बेटियों से बीजेपी भगाओ बेटी बचाओ और अब की बार अखिलेश सरकार, और कोरोना की आड़ में धन उगाही, ये सब विवादित पोस्टर सीएम के और उनकी सरकार के लगाए जा रहे हैं। पुलिस के सामने मुसीबत है कि पोस्टर लग जाते हैं, वो जान नहीं पाती, बड़ी किरकिरी होती है और बाद में किसी तरह से जब मीडिया में चीज़ें आती हैं तो पुलिस फिर मुकदमा दर्ज करना, गिरफ्तारी करना, तमाम सारे काम में लग जाती है। लेकिन इससे सरकार की बड़ी फजीहत होती है, क्योंकि अखबार में, टीवी में, हर जगह सोशल मीडिया पर ये चीज़ें आने लगती हैं। उत्तर प्रदेश एक विशाल राज्य है, कानून व्यवस्था एक बड़ी चुनौती है और ईमानदार से ईमानदार सरकार भी कानून व्यवस्था के मामले पर घिर जाती है। और बीजेपी को शायद अब इस बात का एहसास हो रहा है। जब वो विपक्ष में थे तब शायद उनको इसका अंदाजा नहीं था। तो कुल मिलाकर ये है कि जो हथियार कभी दूसरों पर बड़े मारक और कारगर होते थे, अब आज उन्हीं के दर्द से, जख्म से बीजेपी परेशान है। सरकार के सामने चुनौती भी है, लेकिन ये जरूर है कि आने वाला वर्ष चुनावी साल है। अब इन साल में सरकार को बहुत सारे काम करने होंगे, क्योंकि ये इस तरह के हमले और आरोप बढ़ेंगे, ये राजनीतिक मामले हैं, लेकिन जनता का ध्यान तो खींचते ही हैं। बहरहाल कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को और काम करना होगा, जनमानस में सुरक्षा का भरोसा और बढ़ाना होगा, तभी शायद ये सब चीज़ें रुकेंगी। यूपी के 2 आईपीएस अफसरों को निलंबित कर दिया गया है, दिनेश चंद्र दुबे और अरविंद सेन। कहा जाता है कि ये दोनों, जो पशुपालन का घोटाला हुआ ठेका दिलाने के नाम पर और मध्य प्रदेश के एक व्यापारी से 9.5 करोड़ रुपए ठगे गए, उसमें इन दोनों अफसरों का बड़ा सहयोग था। दिनेश चंद्र दुबे इस समय डीआईजी रूल मैनुअल थे और अरविंद सेन डीआईजी पीएससी आगरा थे। दोनों को निलंबित कर दिया गया है, ठीक है, लेकिन आईएएस अफसरों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कार्रवाई के स्तर पर भेदभाव क्यों दिख रहा है? उत्तर प्रदेश में ये जो मध्य प्रदेश के व्यापारी को लूटा गया सचिवालय में बैठाकर ठेका देने के नाम पर, उसमें खाली ये आईपीएस अधिकारी नहीं हैं, इसमें 2 आईएएस अफसर भी हैं, पीसीएस भी हैं। और जिस राय के बारे में कहा जाता है कि वो आजमगढ़ में वो डीएम कोई भी रहा हो, काम खूब मिलता रहा, उसको 50 लाख, 25 लाख, 75 लाख तमाम सारे भुगतान होते रहे, उन पर कब कार्रवाई होगी? उनका नाम भी कोई लेना नहीं चाहता, लेकिन हम आपको नाम नहीं बताएंगे, इशारा करेंगे कि एक आईएएस अफसर जो इस समय अपर मुख्य सचिव लेवल में हैं, उनका नाम भी इस घोटाले में आया था और लोक भवन में वो बैठते हैं।
अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दूसरा आईएएस अफसर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक जिले का डीएम है और सरकार का चहेता है। एक तीसरा अफसर भी है जो लखनऊ में तैनात है और जिसके आशीष राय से निकट संबंध रहे हैं, तमाम लाभ हानि के सौदे रहे हैं, उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई। तो यूपी में ये चीज बहुत बार देखने को मिलती है कि आईपीएस अफसर पुलिस वालों पर कार्रवाई तेजी से हो जाती है, लेकिन आईएएस अफसरों पर कार्रवाई देर से होती है, क्योंकि उन्हें खुद कार्रवाई उन्हीं को करना है। हर जगह आईएएस अधिकारी ही बैठे हैं, चाहे मुख्यमंत्री का कार्यालय हो, चाहे गृह विभाग हो, फाइनल डिसीजन उन्हीं को करना होता है। बहरहाल सरकार वही अच्छी है जो पारदर्शिता की बात करे, सरकार वही अच्छी है जो कार्रवाई ऐसी करे जिस पर कोई उंगली न उठा सके, जिसमें कोई भेदभाव न दिखे। वैसे तो सरकार के खजाने में जितना पैसा है सब प्रदेश की जनता का है। सरकार जो टैक्स से पैसा इकट्ठा करती है जनता से, वो सब विकास कार्यों में और कल्याण के कार्यों में लगाती है। कोरोना काल भी चल रहा है, मितव्यता की बात भी होती है, आमदनी कम है, लेकिन आबकारी विभाग को इससे ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि नशा पिलाने वाला विभाग ही है ये। तो अफसरों पर पावर का नशा होता है, भले पिए न पिए। आबकारी विभाग में धन तो खूब आता है, लेकिन धन बर्बाद भी खूब हो रहा है। एक लॉजिक है, मैं आपको बताता हूँ। उत्तर प्रदेश के आबकारी आयुक्त हैं पी गुरु प्रसाद। इसका मुख्यालय आबकारी विभाग का इलाहाबाद में है, लेकिन चूंकि इलाहाबाद लखनऊ से बहुत दूर है, इसलिए लखनऊ में भी एक कैंप कार्यालय बनाया गया। वो कार्यालय जहाँ पहले कचहरी थी, वहाँ पर है रजिस्ट्री कार्यालय के बगल में आबकारी आयुक्त का बाकायदा कार्यालय बना हुआ है। लेकिन जब से गुरु प्रसाद आए हैं, उन्होंने गोमती नगर में एक नया कार्यालय बना दिया है। सरकारी बिल्डिंग होते हुए गोमती नगर में किराए का भवन लेकर लाखों रुपया किराया दिया जा रहा है। दूसरा मामला, आबकारी विभाग में कई सारे वाहन हैं, आबकारी आयुक्त को भी गाड़ी अलाट है, लेकिन नए आबकारी आयुक्त बाहर से प्राइवेट गाड़ी भी हायर किए हुए हैं, इनोवा। उसका भी महीने में 50-60 हज़ार 1 लाख रुपया जाता होगा। तो उत्तर प्रदेश में मंत्रियों की जवाबदेही है, उनसे ईमानदारी की उम्मीद है की जाती है। कोई घपला घोटाला हो जाए, फिजूल खर्ची हो, तो उनसे जवाब तलब होता है। अफसरों से क्यों नहीं होता? अफसर एक कार्यालय, 2 कार्यालय, किराए पर कार्यालय, 1 गाड़ी, 2 गाड़ी, किराए पर गाड़ी, कितना रखेगा? और तब जब इस विभाग में सबसे ईमानदार प्रमुख सचिव हैं संजय भूस रेड्डी, वो भी बहुत ईमानदार माने जाते हैं, लेकिन जो प्रदूषण नियंत्रण विभाग के बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पर आबकारी विभाग का बड़ा सा कार्यालय है, जिसका कई लाख रुपया किराया जाता है, वो किस मत से जा रहा है? वो है तो जनता की गाढ़ी कमाई का ही पैसा। जब आपके पास कार्यालय लखनऊ में मौजूद है, बड़ा कार्यालय है, वहाँ ज्वाइंट कमिश्नर, जिला आबकारी अधिकारी सब लोग आज भी बैठते हैं, तो आयुक्त के लिए एक बहुत बड़ा कार्यालय गोमती नगर में किराए पर लेने की क्या जरूरत थी? सरकार मितव्यता की बात करती है, इस खबर के माध्यम से वो देखे इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन जनमानस के सामने हम ये बात लाते हैं, सरकारों को भी इसी बहाने सचेत करते हैं। आईएएस अफसर या कोई भी सरकारी कर्मचारी वो जनता का सेवक है, वो सरकार की कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का एक फैक्टर है, उसको लागू करने के लिए बैठाया गया है, न कि जनता के धन की बर्बादी करने के लिए। हमारा देश धार्मिक बहुत है, लेकिन जहाँ पैसे का मामला आ जाए वहाँ भगवान को भी धोखा देने में नहीं चूकते हैं। सीतापुर में एक ऐसा ही मामला आया है जहाँ जजमान ने पंडितों के साथ धोखा कर दिया। अयोध्या से
और बस्ती से 14 दिनों तक करीब 51 पंडितों को बुलाकर पूजा पाठ कराया गया सीतापुर में। और पूजा पाठ कराने वाली एक महिला गीता शर्मा हैं, जिन्होंने अपने नाम से गीता आश्रम खोल रखा है। जब उन्होंने पूजा पाठ करा लिया तो जो ब्राह्मण पूजा करने आए थे उनको दक्षिणा में 5.5 लाख के नकली नोट थमा दिए। चूरन वाले नोट, जो बच्चे खिलौने से खेलते हैं वो वाले नोट दे दिए और भाग गई मौके से। जब पंडितों ने हंगामा किया तब पुलिस आई। जब पोटली खोली जाने लगी तो 100 का, 200 का, 500, 2000 सब ये चूरन वाले नोट उसमें निकले। हुआ ये कि गीता पाठक उर्फ गीता शर्मा को एक सपना आया कि उनको गड़ा हुआ धन प्राप्त हो सकता है अगर वो पूजा कराएं विशेष। तो उन्होंने इसके लिए बाकायदा अयोध्या से पंडित बुलवाए। 51 पंडित बुलाए गए उसके आसपास के इलाके से, नीमसार के भी कुछ उसमें रहे। पूजा शुरू हुई, 13 दिनों तक पूजा होती रही। 13वीं रात में पंडितों की दक्षिणा की बात आई तो गीता ने एक पोटली में बड़ी सी कहा कि रुपया बहुत ज़्यादा है और ये ब्राह्मणों को दे दिया जाए और वो इसको अपने घर पर ही जाकर खोलें, गिने तो ठीक रहेगा। लेकिन जो ब्राह्मण वहाँ पर पूजा करने आए थे सबको अपना अपना हिस्सा बांटना था तो पोटली खोलनी ही पड़ती। तो जब पोटली खोली गई तो सब उसमें नकली नोट, और नकली नोट तो हंगामा मचा। तो रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र की पुलिस भी मौके पे आ गई और पूरा माजरा देख के हैरान वो भी। गीता पाठक की ढूंढाई चालू हुई तो वो गायब हैं, फरार हैं। बताया जाता है कि लंबे समय से वो आश्रम चलाती हैं और उनके पूरे देश भर में बहुत सारे अनुयायी भी हैं। बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों से उसके आश्रम में लोग आते थे। लेकिन इतना बड़ा फ्रॉड कि भगवान का काम कराए कि नकली नोट चूरन वाला थमा दो, इतना बड़ा धोखा। तो ऐसे पूजा का फल क्या प्राप्त होगा? पंडितों को तो तुमने धोखा दे दिया, बेचारे भूखों प्यासों रह के 14 दिन तक मेहनत किए, माला जपे, कंठी चलाए और नोट मिला चूरन वाला। वाह रे दुनिया। तो एक से एक धर्म के नाम पर ठगी के धंधे आपने सुने होंगे, लेकिन ये अपने आप में अनोखा है, चमत्कारिक है और इस पर सिर्फ हंसने के सिवा आप कुछ नहीं कर सकते। सीएम योगी का गृह जिला गोरखपुर इन दिनों जो है विधायकों और सांसदों के बीच लड़ाई का केंद्र बना हुआ है। मामला आरएमडी अग्रवाल यानी कि राधा मोहन दास अग्रवाल जो गोरखपुर शहर से विधायक हैं उनसे जुड़ा है। और जुड़ा क्या है कि एक पीडब्ल्यूडी के एई को हटवा दिया उन्होंने के सिंह को, जिसके समर्थन में फतेह बहादुर सिंह से लेके कई विधायक और सांसद रवि किशन भी आ गए। अच्छा, राधा मोहन दास अग्रवाल बेबाकी से इस समय सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, उसके नाते भी जो है एक गुट को बहुत ज़्यादा समस्या हो रही थी तो अटैक करने के लिए उनके बराबर के लोगों को निकाला गया। बीजेपी की खूब छीछा लेदर हो रही है और कहा जाए तो 4 बार के विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल को एक नोटिस भी जारी कराया गया। लेकिन वो एक ज़मीनी नेता हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट रहे हैं, डॉक्टर हैं, जानकार भी हैं और मौके पे जाते हैं तो जो निर्माण कार्य चल रहे हैं जहाँ कमी होती है पकड़ लेते हैं। तो राधा मोहन दास अग्रवाल जैसे लोग बीजेपी की नींव का पत्थर रहे हैं। अब उनके द्वारा अपनी सरकार में जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं उससे सरकार असहज है और उनको चुप कराने की कोशिश तो की गई, लेकिन जब कामयाबी नहीं मिली तो फिर अब उनके ऊपर कीचड़ भी उछाला जाएगा और उनसे टकराएंगे भी लोग। हालांकि राधा मोहन दास अग्रवाल ने ये संकेत साफ दिया है कि वो पीछे हटने को तैयार नहीं हैं और न वो मानेंगे किसी कीमत पर। अखबारों में छपा कि राधा मोहन दास अग्रवाल इस्तीफा दे दें, सांसद का बयान आया। फतेह बहादुर ने कहा कि निधि में कमीशन नहीं मिल रहा है इसलिए ये सब बवाल हो रहा है। तमाम सारी चीज़ें आई, लेकिन राधा मोहन दास ने साफ कहा है कि वो बीजेपी में रह के अभिमन्यु की तरह नहीं है कि चक्रव्यूह न तोड़ सके, वो अर्जुन की तरह हैं और जो उनसे टकराएंगे अपनी मौत मरेंगे।
मतलब खुलेआम ऐलान चल रहा है। जो पार्टी खुद को अनुशासित वाली पार्टी कहती थी, जो पार्टी विथ ए डिफरेंस कहती थी, वो आज क्या हश्र हो रहा है गोरखपुर में, लोग देख लें। अब मामला कद्दावर लोगों का है तो रिजल्ट भी कुछ बड़ा आएगा, लेकिन ये जरूर है कि राधा मोहन दास अग्रवाल को कमलेश पासवान का साथ मिला है एक सांसद का, और वो जिस तरह से मोर्चा खोले हुए हैं, इससे लगता है कि सरकार के काम से वो संतुष्ट नहीं हैं। वो अधिकारियों पर अटैक करते हैं, लेकिन दर्द सरकार को होता है। अब ये कौन सा फार्मूला है, शायद हर कोई इसको समझता है, लेकिन अधिकारी किसी सरकार के सगे नहीं होते। सरकार बदलती है, अधिकारी बदल जाते हैं, वो अपनी सुविधा के अनुसार अपने नेताओं को पकड़ते हैं। हमारे नेता जिस दिन ये बात समझने लगते हैं, उस दिन वो तटस्थ भाव से काम करने लगते हैं। और गोरखपुर में मूल समस्या यही नज़र आती है कि अधिकारियों के लिए विधायक और सांसद आपस में लड़ रहे हैं। फिलहाल बीजेपी के सामने चुनौती इस बात की है कि चुनाव निकट है, ये गुटबाजी, ये लड़ाई, ये एक दूसरे पर कीचड़ उछालों की राजनीति, ये वो कैसे रोके। अनुशासन का डंडा भी दिखा रही है, लेकिन कामयाबी अभी तक मिली नहीं है, और लगता नहीं कि अभी विधानसभा चुनाव से पहले ये कहीं रुकेगा मामला, क्योंकि सब बर्दाश्त था, लेकिन रवि किशन का जो इस्तीफा राधा मोहन से मांगा वो अब उनको बर्दाश्त नहीं है, और इसको लेकर वो लंबी लड़ाई लड़ने के मूड में हैं। सरकारों में उच्च पदों पर बैठकर मलाई काटने वाले अफसर कभी कभी फंस भी जाते हैं। मामला राज्यसभा सांसद संजय सिंह से जुड़ा है, जिनके ऊपर उत्तर प्रदेश में 9 मुकदमे लिखे गए हैं। संजय सिंह ने इन 9 जिलों के एसपी के खिलाफ राज्यसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे दिया है, जिसमें लखनऊ के कमिश्नर सुजीत पांडे, बस्ती के एसपी हिमराज मीणा, बागपत के एसपी अभिषेक सिंह, मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक यादव, लखीमपुर के खीरी के एसपी सत्येंद्र कुमार, संत कबीर नगर के एसपी ब्रजेश सिंह, गोरखपुर के पूर्व एसएसपी सुनील गुप्ता, अलीगढ़ के एसएसपी मुनिराज जी की लिखित शिकायत की गई है। अब इन अफसरों को राज्यसभा में तलब किया जाना तय है। सरकार की नज़रों में नंबर बढ़ाने के लिए फटाफट मुकदमे दर्ज करने वाले शायद ये चूक कर गए कि संजय सिंह पलटवार कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी की उत्तर प्रदेश में कोई ज़्यादा हैसियत नहीं है राजनीतिक रूप से, लेकिन पिछले 1 महीने के भीतर जिस तरह से संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश में मथा है उसको, हर घटना पर जिस तरह से कानपुर से लेके, बुंदेलखंड से लेके और पूर्वांचल से लेके पश्चिमी उत्तर प्रदेश, लखीमपुर, हर जगह वो पहुँचे हैं, वो सरकार के लिए बड़ी परेशानी का सबब बना है। उनके सवालों से सरकार पीड़ा महसूस करती है। सरकार के नज़रों में नंबर बढ़ाने के लिए कुछ जिलों के एसपी बढ़ चढ़ कर आगे आ गए और उन्होंने संजय सिंह पर मुकदमे ठोकने शुरू कर दिए। संजय सिंह का लखनऊ में जो आम आदमी पार्टी का कार्यालय था वो भी खाली करा लिया गया। दबाव की इस राजनीति ने आम आदमी पार्टी और संजय सिंह को और उचाव दिया, और उचाव ये हमेशा अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेकर आता है। लेकिन एक बात ये तय है कि ये अब इन अफसरों से जवाब तलब होगा, इनको दिल्ली जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर संजय सिंह ने नोटिस वापस नहीं ली तो ये 8 आईपीएस अफसर कटघरे में खड़े नजर आएंगे। यूपी की सियासत ऐसी है कि जब जो दल विपक्ष में होता है तो वो लोकतंत्र में उच्च कोर्ट के आदर्श की बात करता है, लेकिन जब वो दल सत्ता में आ जाता है तो विपक्ष के लिए लोकतंत्र की सारी मर्यादाओं के विपरीत मनमाने ढंग से सत्ता का दुरुपयोग का इस्तेमाल करता है। यह प्रायः देखा गया है कि जो कानून बनाने वाला होता है वो सबसे पहले एक काम करता है कि चाहे जितने नियम और कानून बने, लेकिन उस पर कोई नियम कानून लागू ना हो, इसका इंतजाम वो सबसे पहले करता है।
लेकिन सियासत में 5 साल बाद वक्त बदलते हैं, जनता सरकारों को चुनती है और उससे ये फैसला होता है कि जो 5 साल जिस सरकार ने काम किया था उसका काम अच्छा था या खराब था। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में अब चुनावी माहौल तैयार हो रहा है और उसमें आम आदमी पार्टी की एक ज़बरदस्त एंट्री हो चुकी है। लोग केजरीवाल को नौसिखिया कहते थे, संजय सिंह को बाहरी कहते थे, लेकिन जब वो आदमी घर घर पहुंच रहा है, छोटे छोटे मुद्दे उठा रहा है, बेरोजगारी के मुद्दे उठा रहा है, ब्राह्मणों के उत्पीड़न के मुद्दे उठा रहा है, जातिवाद से जुड़ी हुई तमाम सारी चीज़ों पे बात हो रही हैं, तो सरकार तिलमिला गई है, सरकार घिरती है। सत्ता शीर्ष पर इसकी नाराज़गी भी देखी जा सकती है और यही वजह है कि संजय सिंह पर तमाम सारी सख्तियां की जा रही हैं, उनके मूवमेंट की नज़र रखी जाती है। लेकिन स्प्रिंग जो होती है उसको जितना दबाओ और जब छोड़ो तो उतने तेज़ी से ऊपर जाती है। सियासत का भी अंक कहा जाए जो फार्मूला है वो भी इसी तरह का है। तो जो नेता जितने मुकदमे उस पर लादे जाते हैं, जितना जेल डाला जाता है, वो सियासत में उतनी ऊंचाई हासिल करता है। तो इन अफसरों ने सरकार के लिए जो मुसीबत खड़ी की, जो अपने नंबर बढ़ाने के चक्कर में काम कर दिया, अब उसको मिटाया नहीं जा सकता, अब उसको झेलना सरकार को ही है। और आने वाले वक्त में चुनाव ये निर्णय करेंगे कि अफसरों द्वारा किया गया यह कृत्य सही था या गलत। बहरहाल इस बार के पावर सेंटर में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।